अब ये देखो कि रिया रिप्ली के रिटर्न की वजह से कितनी ज़्यादा जो हाइप है वो बनी है सोशल मीडिया पर, जो इंटरेक्शन उससे पता चल जाती है वो चीज़ें। यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हो ये रिया रिप्ली का, यहाँ पे जो लाइक्स हैं भाई वो 80,000 का जो मार्क है उसको क्रॉस किया है। और एक बार फिर से मेरे को ये रेफरेंस पॉइंट देने के लिए बड़ा सही लगता है कि उस टाइम पे वो कोडी रोड्स की बहुत हाइप बनी थी। तो जब पहली बार ट्रिपल एच ने अनाउंस किया था कि अब रोमन और कोडी का ही मैच होगा रेसलमेनिया के लिए, तो उसमें 1,10,000 के आसपास लाइक्स थे। तो अब यहाँ पे देख लो जो रिया रिप्ली हैं वो भी 80,000 के आसपास लाइक्स लेके आ पा रही है। इससे पता चलता है भाई कि जो रिया रिप्ली हैं उनका भी कितना ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो दिखता है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज जो एडिटिंग है वो थोड़ी ऊपर नीचे दिख जाएगी भाई, तो बस आज के लिए उसको एडजस्ट कर लेना। और सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन रेंस के समर स्लैम के रिटर्न के बारे में। तो समर स्लैम का रिटर्न अब लोग बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं, मतलब अभी से उसके बारे में जो हाइप है, जो एक्साइटमेंट है वो है। और आपको यही पता है आते ही वो सोलो सिकोआ के साथ उलझने वाले हैं, जैसी स्टोरी लाइन चल रही है। लेकिन मे भी आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत होने वाले हो, जैसे रोमन रेंस जो है सीधा सोलो सिकोआ का आके क्या डोमिनेट करने वाले हैं या कुछ मामला अलग होगा। वैसे सोलो सिकोआ के ऊपर है पूरा सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड, जहाँ पे हमने रोमन और सोलो इनकी स्टोरी भी कैसे चलने वाली है लॉन्ग टर्म में, पूरी सोलो सिकोआ वाली जो चीज़ है उसके साथ साथ रोमन रेंस की जो अभी स्टोरी चलने वाली है उनकी जो बहुत मेजर पार्ट रहेगा, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड एपिसोड आ गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अच्छे खासे डिटेल में आपको चीज़ें पता चलेंगे। लेकिन अभी जैसे हम समर स्लैम के रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद रोमन रेंस का समर स्लैम में रिटर्न ना हो। आप लोग बोलोगे भाई यार ऐसी बात मत बोलो, अभी तो आप ही बोल रहे हो कि यार सबसे ज़्यादा चांस है उनका समर स्लैम में आने का, वो बात बिल्कुल वैलिड है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद रोमन रेंस को रोक सकती है उनका रिटर्न समर स्लैम में करवाने से, वो है कि शायद WWE चीज़ों में अभी थोड़ा सा टाइम ले ले। जैसे भी आपको पता है अचानक से WWE ने जो ट्रिगर्स है उनको पुल किया है बैड ब्लड लाइन को फॉर्म करने के लिए, तो शायद हो सकता है WWE अभी थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि आपको ब्लड लाइन की अगर हिस्ट्री पता उनकी स्टोरी लाइन की, तो वो कुछ ऐसी रहती है कि WWE अच्छे से टाइम लेके सारी चीज़ें करती है। तो शायद रोमन रेंस का रिटर्न करना वैसे तो डिले नहीं है क्योंकि रेसलमेनिया के बाद सब अच्छा टाइम हो गया, लेकिन स्टोरी लाइन वाइज शायद WWE थोड़ा और रुक सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। हालांकि स्टिल मैं बोलूँगा ज़्यादा चांस रोमन रेंस के रिटर्न का ही है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको पकड़ाऊंगा वो है कि समर स्लैम क्लीवलैंड से होने वाली है, जहाँ पर ऑलरेडी 50,000 के आसपास जब ऑडियंस में नंबर, जब ऑडियंस होगी, जब अटेंडेंस के नंबर्स इतने हाई होंगे, तो फिर WWE वो चीज़ करती है। और एक और चीज़ कि समर स्लैम में ही लास्ट टाइम रोमन रेंस आए थे, तो वो WWE को अपनी हिस्ट्री बुक्स को रीराइट करने में बहुत मज़ा आता है, तो उस वजह से भी वो चीज़ होगी। और रोमन और सोलो के ऊपर इनकी स्टोरी लाइन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल एपिसोड स्पॉटिफाई असली अखाड़ा के ऊपर डिस्कस किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सुनना जरूरी है। फिर वीडियो एंड होते होते आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, कल मंडे नाइट रॉ के अंदर सबसे बड़ा जो धमाका हुआ है रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन वाला, तो इसके बाद बहुत कुछ हुआ, सब कुछ एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो नई मर्चेंडाइज आ गई है रिया रिप्ली की, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रूटैलिटी टूर, जो कि जैसे उनका था रिवेंज टूर, तो उनका ब्रूटैलिटी टूर है। इस पर रिप्लाई जरूर किया लिव मॉर्गन ने, कहती है यार इतना ज़्यादा ये कैची तो नहीं लग रहा। इसके बाद WWE के अकाउंट से लिव मॉर्गन के लिए भी एक वीडियो आई है, पोस्ट है, जहाँ पे लिव मॉर्गन छुप के देख रही है सब, जो मामी का रिटर्न हुआ, क्योंकि वहाँ से तो कट ली थी, अब उसके बाद वो छुपते छुपाते सारी चीज़ें देख रही है। उसके बाद रिया रिप्ली ने अपनी जो ट्विटर प्रोफाइल है उसकी पिक्चर को भी चेंज कर दिया है, और पिक्चर है जहाँ पर लिव मॉर्गन बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई है। एंड देन उनका एक ट्वीट भी आता है जहाँ पे वो डोमिनिक के साथ उन्होंने फोटो डाली हुई है इन इमोजीज के साथ में, और इसके ऊपर भी 40,000 लाइक्स हैं। क्लियरली वो अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो अपनी नाराज़गी है, वो दिखा रही है वो डोमिनिक मिस्टीरियो के सामने। बट अगर हम लिव मॉर्गन के अकाउंट में चले तो उन्होंने भी मंडे नाइट रॉ से जो अपनी प्रोफाइल है उसको अपडेट कर दिया है, और ये फोटो ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, मंडे नाइट रॉ में ऑलरेडी किसी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दिया है इस चीज़ का। उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया वो भी आप देख सकते हो, दिस इज़ माई ब्रूटैलिटी उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ है, और ब्रूटैलिटी उनकी क्या है वो भी मंडे नाइट रॉ से हमको सब कुछ दिख रही है। तो मतलब ये जो एंगल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है इन्होंने। मैंने सोचा नहीं था कभी कि विमेंस डिवीजन में भी एक ऐसी स्टोरी WWE, मतलब अब तो इस पॉइंट पे फर्क भी नहीं पड़ता कि रिया रिप्ली कितनी पॉपुलर है, लिव मॉर्गन कितनी पॉपुलर हैं, या फिर डोमिनिक कितने पॉपुलर हैं, ये जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी ही है कि इससे नजरें हट नहीं सकती। और मैं उस रीज़न की वजह से नहीं कह रहा सिर्फ, वो तो एक बहुत बड़ा रीज़न है ही लोगों के इंटरेस्ट लेने का, लेकिन वैसे भी अगर स्टोरी लाइन वाइज देखें, एक इंटेलिजेंट WWE ब्रेन का यूज़ करें, तो WWE ने यहाँ पे भाई बहुत अच्छा काम किया। और चश्मा मैंने कोई स्टाइल और शौक के लिए नहीं पहना, थोड़ी बाहर के एनवायरमेंट में आंखें कम खुलती हैं, और पता नहीं यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो मक्खियाँ हैं वो भी क्यों उड़ रही हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। अपनी अपडेट नहीं है वैसे कोई, आप इसके ऊपर अपना रिएक्शन मुझे ज़रूर देना है। क्रिटिसिज्म मिल रहा है इस समय वाइट 6 की स्टोरी लाइन को,
और क्रिटिसिज्म ये है कि इतना पेशेंस नहीं है लोगों में जितना धीरे धीरे WWE ये स्टोरी लाइन को चला रही है। जैसे VHS टेप ही इन्होंने दिखाया जब से अंकल हाउडी वाइट सिक्स के जो पहला मंडे नाइट रॉ में हुआ था, जो उन्होंने पहले अपना डेब्यू किया था, उसके बाद से तो सब स्लो ही चल रहा है। तो मानना ये है कि ये स्लो प्रोग्रेशन है। हालांकि अगर मैं बोलूँ यार, तो क्योंकि WWE का पूरा जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो सिर्फ वाइट सिक्स के भरोसे नहीं चलता, तो WWE अच्छे से टाइम ले सकती है। मुझे लगता नहीं है इतना, क्या रोमन रेंस नहीं बोला था, CM पंक ने बोला था, फास्ट फूड फैंस बोला था उन्होंने कि सब कुछ उनको जल्दी जल्दी चाहिए होता है। तो मुझे ये लग रहा है। हालांकि हाँ, एक दूसरा क्रिटिसिज्म जरूर है जिसके बारे में मैं जरूर बोलूंगा, और वो है गुंथर की बुकिंग है। भाई क्या हुआ है, जब से गुंथर ने किंग ऑफ द रिंग का जो खिताब है वो जीता, तो गुंथर क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे गुंथर। और एक रिपोर्ट जरूर आई है उनके बारे में, और वो ये है कि गुंथर इस वजह से टेलीविजन पर नहीं आ रहे कि WWE के पास उनके साथ करने के लिए कुछ है ही नहीं, इस वजह से उन्होंने उनको टेलीविजन से ही ऑफ रख दिया। तो मुझे ये बड़ा वियर्ड सा रीज़न लगा। मतलब चलो ठीक है, स्टोरी लाइन नहीं है तो एटलीस्ट बंदे को टीवी पे दिखाओ तो सही। समर स्लैम में उसका ग्राफिक आ रहा है, उसके वीडियो पैकेजेस चल जाते हैं बस, और उसके अलावा तो अभी कुछ WWE ने वैसे दिखाया नहीं है। लेकिन चलो, गुंथर के कैरेक्टर के साथ एक एक्सेप्शन ये है कि वो बंदा है ही इतना तगड़ा और स्ट्रॉन्ग कि उसको बस एक ही हफ्ता चाहिए होता है अब वो फिर से याद दिलाने के लिए कि गुंथर क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रहम बढ़ता जा सकता है, लेकिन क्रिटिसिज्म वाली बात यहाँ पे जरूर है। नेक्स्ट एक वायरल ट्वीट है जिस पर 65,000 लाइक्स हैं शेमस के। यहाँ पे किसी ने पहले तो शेयर किया, भाई देखो 13 साल में शेमस के चेहरे पे कितना डिफरेंस आया। इतना डिफरेंस आया कि लग रहा है भाई कि जो शेमस का बूढ़ा वाला वर्जन है थोड़ा, वो जवान वाले वर्जन से भी ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इस पर शेमस ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैप्शन यूज़ किया और लिखते हैं, पेल डोंट स्टेल। तो जैसे जो ब्लैक पीपल हैं उनके बारे में कहा जाता है कि भैया जो ब्लैक पीपल है वो तो कभी एज होते ही नहीं है, वो तो वैसे ही हमेशा जवान दिखते हैं। जैसा आप WWE में भी देख सकते हो, बॉबी लैशली को कंपेयर करके देख लो, आर्टरूथ को कंपेयर करके देख लो, तो ऐसा ही शेमस ने भी जो है अपना बता दिया है कि पेल डोंट स्टेल। बस यहाँ से हम एक मोटिवेशन ले सकते हैं कि अच्छा खाना पीना खा के हम भी बुढ़ापे में जो है जवान जैसे ही दिखें। नेक्स्ट बात करते हैं फिन बैलर के बारे में। तो फिन बैलर के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। नहीं, मैं अभी यहाँ पे किसी चैंपियनशिप विक्ट्री की बात नहीं कर रहा, वैसे ऑलरेडी वो चैंपियन है, अभी भी मतलब चैंपियन है, लेकिन लग नहीं रहा कि चैंपियन है, क्योंकि फिन बैलर का जो वो कहते हैं ना, जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है। अभी फिन बैलर के बारे में जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि 5 साल की उन्होंने जो डील है WWE के साथ उसको डन कर लिया है। और जब बंदा फिन बैलर जैसा कोई 5 साल की डील साइन करता है तो उस डील में मुझे लगता है काफ़ी सारे क्लॉज भी होते हैं कि भाई उनको ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बंदा ग्रीडी हो रहा है, बल्कि एक्चुअली भाई उसको चाहिए कि वो साइन कर रहा है तो फिर उसके साथ चीज़ें अच्छी भी हो टेलीविजन पे। तो कुछ तो डील हुई होगी इनके बीच में, और मुझे लगता है कि बस ये कुछ टाइम की ही बात है जब फिन बैलर दोबारा से शाइन करेंगे। और स्पेशली मैं डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर की फ्यूड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो फिन बैलर अपना वो एंगर जब उसको अनलीश करेंगे, इवन डीमन वाला उनका भी पर्सोना, उनका तो बिल्कुल ही कह सकते हैं एक्स फैक्टर उनको बिल्कुल सबसे अलग बनाता है। तो तब स्टोरी लाइन स्पेशली जिस तरीके से वो जजमेंट डे के साथ अब तक रहे हैं उसको देखने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा मैच जो कि अनएक्सपेक्टेड वे में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, यह है समर स्लैम के लिए CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिन्स। मुझे लगता नहीं है इसके पीछे मुझे कोई बहुत एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की स्टोरी लाइन अपने आप में इतनी तगड़ी है कि उनका सिंगल्स मैच समर स्लैम में एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अब मंडे नाइट रॉ में और मनी इन द बैंक में जिस तरीके से WWE ने एंगल दिखाया है, तो इनका एक ट्रिपल थ्रेट 3 वे वाला मैच भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये होने का एक बहुत बड़ा रीज़न, ये मेरा ही एक ओपिनियन है इसके ऊपर, कि अगर WWE ने ट्रिपल थ्रेट मैच किया तो वो पॉसिबिलिटी ओपन रखेंगे दोबारा से CM पंक और सेथ रॉलिन्स के मैच के लिए, जो कि इवेंचुअली रेसलमेनिया में हो सकता है, और ड्रू मैकिंटायर और ये CM पंक के मैच के लिए। अगर समर स्लैम में करवा दिया तो ठीक है, समर स्लैम में भी हो गया तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन WWE स्टोरी लाइन को और बढ़ा सकती है आगे, जो कि ऐसा नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं, बल्कि वो 3 वे से फिर ड्रू और CM पंक की फ्यूड में बनेगा, और उसके बाद जब रेसलमेनिया में करना होगा तो फिर CM पंक और सेथ रॉलिन्स का मैच भी हो सकता है। तो ये एक डेफिनेटली मैच है। ट्रिपल थ्रेट कर दिया भाई, तो स्टार पावर नहीं देख रहे, ड्रू मैकिंटायर अपना इतना दमदार आदमी, सेथ रॉलिन्स के बारे में तो क्या ही कहना है, और CM पंक तो हैं लेजेंडरी। तो ये बहुत मस्त मैच समर स्लैम में कुक कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ वैसे ये वाला मैच हो जाए। अब मैं इस मैच को ऊपर रख रहा हूँ ड्रू और CM पंक के मैच से। ये नहीं कि ये वाला मैच कुछ ज़्यादा ही तगड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर वो ट्रिपल थ्रेट 3 वे वाला जो एंगल है वो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाएगा। और तीनों बंदों को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी चाहिए, तो एक अनार और 3 बीमार वाला हिसाब चल रहा है। लेकिन तो डेमन प्रीस्ट तो अपना खुश हैं सिंगल्स रन में, और उनके पास चैंपियनशिप भी है, वो कैसे ना कैसे करके अभी उनके पास चली रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के टीज के बारे में। तो WWE शॉप पर एक नई मर्चेंडाइज आई है, इस मर्चेंडाइज में आप देख सकते
सकते हो, ये जे ऊसो के लिए है। यहाँ पे लिखा है ईट स्लीप यीट और उसके बाद रिपीट। अब ये आपको पता है ये ब्रॉक लेसनर का जो कैच फ्रेज है वो बहुत ज़्यादा मैंने पॉपुलर किया था, ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट, और उस स्टोरी लाइन के हिसाब से जो भी चलता था उनका, कभी F5 डल जाता था, ये चलता रहता है और इसको ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब इससे लोग इसको एक टीज़ माने, बट खैर क्या ही टीज़ माने, इससे कोई ज़्यादा नहीं है, बट ये तो मैंने सिर्फ आपको एक स्टार्टर की तरह दिया है। अब मेन कोर्स में जो चीज़ है ब्रॉक लेसनर के बारे में, देखो हाइप इसको सुन के आप इतना हो जाओगे, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके होने का चांस कितना है उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बात है जॉन सीना के फाइनल रिटायरमेंट टूर के अंदर उनका एक मैच अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। अब आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि जॉन सीना का अब जो फाइनल रन होने वाला है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वो इस तरीके का रन होगा कि WWE इसमें बिल्कुल ऑल आउट ऑल इन जाएगी, कुछ ऐसे करके कि अगर आपने वैसे पॉडकास्ट सुना होगा तो वहाँ पे और अच्छे से डिस्कस किया है, इवन आने वाली एक वीडियो के अंदर भी इसको और अच्छे से बताऊंगा मैं। तो ये जॉन सीना का टूर ऐसा होने वाला है कि इसमें बस वो जॉन सीना बिल्कुल, अरे भाई जॉन सीना तगड़ा वाला जॉन सीना आ गया। इसमें इवन एक्सपेक्टेशन है कि वो चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि WWE हर एक वो तगड़ा मैच जॉन सीना को उनके इस रन के अंदर देना चाहेगी। और जैसे उनकी अगर हिस्ट्री भी देखें तो बहुत तगड़ी है। इवन हिस्ट्री क्या, वो समर स्लैम ही तो शो था जहाँ पे ऑफ एयर जाने के बाद F5 लगाया था ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को, और ब्रॉक लेसनर जॉन सीना ये F5 समर स्लैम से भी कोई लेना देना नहीं। अपने आप में इतनी एपिक फ्यूड रही है पहले कि WWE इसको दोबारा से जगा सकती है ब्रॉक लेसनर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और फिर ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना वाला एक ऐसा मैच है जो कि 2025 में एक रियल पॉसिबिलिटी बन सकता है। वैसे 2024 में भी अगर मेरे से कोई कहता है कि रॉक एक टैग टीम मैच में रेसलमेनिया में भी कंपीट करेंगे तो वो भी किसी ने नहीं सोचा था। तो अगेन ये भी एक ऐसा मैच है जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा ड्रीम जैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में इसके होने की पॉसिबिलिटी है ब्रॉक लेसनर के वापस टेलीविजन में एंट्री मारने के बाद। क्योंकि WWE जॉन सीना को बुक ही ऐसे करने वाले है कि जितनी ज़्यादा स्पॉटलाइट, जितने ज़्यादा तगड़े नामों के साथ उनको करा जा सके एक बिजनेस स्टैंड पॉइंट से। क्योंकि अब WWE के जो ज़्यादा डिसीजंस होते हैं वो बिजनेस ड्रिवन ही होते हैं। जैसे रॉक के केस में रॉक कभी भी उल जलूल सुपरस्टार के साथ नहीं लड़ सकते, तो वही सिमिलर चीज़ आप जॉन सीना के साथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लैरिटी से बताई हैं। अब वो तो फ्यूचर ही बताएगा कि इस मैच का क्या सीन है। बाकी आप लोग पॉडकास्ट जाके जरूर सुनना, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा इस समय, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।